एवरीवन, आज की इस एपिसोड में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस सीखेंगे कि उसे कैसे ट्रांसलेट किया जाता है और किस तरह के रूल्स को हमें अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो हमारे सामने सेंटेंस है उसे हमें पहचानना कैसे है और उस पर क्या रूल अप्लाई करना है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन है। तो जैसे सेंटेंस हमारे सामने कुछ जब दिया होगा तो हमें पढ़ने में ऐसा लगना चाहिए कि वो फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुका होगा। फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुका होगा, इस तरीके से सुनने में आपको लगना चाहिए। जैसे सपोज़ करिए कि आप किसी के घर जाने वाले हैं और आप वहाँ पे ये बात बोलें कि जब मैं उसके घर पहुँचूँगा तो वो खाना खा चुका होगा, यानी वो काम कर चुका होगा। इस तरीके की कंडीशन में वो चीज़ सुनाई देनी चाहिए, तो हम लोग उसको फ्यूचर का परफेक्ट सेंटेंस बोलते हैं। अब फॉर्मेशन का क्या तरीका होता है, तो फॉर्मेशन के तरीके में हम लोग यहाँ पर पहले की तरह ही चीज़ें सेंटेंस को रखेंगे, सीक्वेंस को, बट उसमें हम लोग विल और शैल का यूज़ करते हुए कुछ और वर्ड्स यूज़ करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पुट करना है, यानी जो भी सेंटेंस के अंदर काम को कर रहा है उसे हम स्टार्टिंग में करेंगे। देन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल में से कोई एक होती है। या तो हम विल का यूज़ करेंगे या फिर शैल का यूज़ करेंगे। शैल का यूज़ करेंगे हम लोग वी और आई के साथ। इसके अलावा जितने भी प्रोनाउन या किसी का नाम होगा तो उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, यानी हर जगह पे विल यूज़ होगा। इसके अलावा आई वी के साथ शैल यूज़ होगा। देन उसके बाद हम लोग हैव का यूज करेंगे, HAVE हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रोसेस जो मैं बताता जा रहा हूँ उसे लिखते जाएं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सेंटेंस को फॉर्म करना, कि किस तरह से हमें टेंस को ट्रांसलेट करना है किसी भी सेंटेंस को। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा सेंटेंस के अंदर मौजूद होगा, यानी जिस चीज़ के लिए काम किया जा रहा है। देन उसके बाद में अदर वर्ड्स, अगर सेंटेंस में कोई अदर वर्ड्स हैं जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो हम लास्ट में पुट करते हैं। तो हमारा ये प्रोसेस रहता है, इस तरह से हमको सेंटेंस को चेंज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी तरह से सेंटेंस को कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम। जैसे लिखा है वह शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, तो वह, अब ये वह जो काम कर रहा है उसको हमने वह कहा हिंदी में, तो अंग्रेज़ी में हम बोलेंगे ही, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, यही काम कर रहा है। उसके बाद पुस्तक पढ़ चुकेगा, अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम विल और शैल में से कोई एक चीज़ लगाएंगे। यहाँ पे लगेगा विल, क्योंकि ही के साथ विल का यूज़ किया जाता है। विल के बाद में हैव लगाएंगे हम अपनी तरफ से। ध्यान रखना है कि हैव ही लगाना है, कभी भी आपको हैज़ और हैड इन दोनों का यूज़ नहीं करना है। कंडीशन याद रखिए कि विल के साथ कभी भी हैज़ और हैड नहीं लिखा जाता है। अगर पास्ट में है तो विल का वुड हो जाएगा, बट यहाँ पे हैव ही रहेगा विल के साथ। मॉडल वर्ब के साथ में हैव आता है, इसलिए इस कंडीशन को भी आपको ध्यान रखना है। तो सेंटेंस बनेगा ही विल हैव। अब उसके बाद में पढ़ने की किताब है, पढ़ने की बात की जा रही, पढ़ चुका होगा, तो ही विल हैव स्टडीड या फिर लर्नड। याद करना भी होता है किसी चीज़ को तो वही पढ़ना ही कहलाता है। तो लर्न की थर्ड फॉर्म लिखेंगे लर्नड, तो ही विल हैव लर्नड। और उसके बाद अपनी पुस्तक की बात यहाँ पे कही जा रही है, पुस्तक पढ़ चुका होगा तो लर्न बुक, लास्ट में हम लिखेंगे बुक। और इसके अलावा यहाँ पर रीड भी लिख सकते हैं, याद करने के लिए हम लोग रीड वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो रीड भी थर्ड फॉर्म में स्पेलिंग सेम रहती है READ, तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे विल हैव के बाद में लर्न या फिर रीड, उसके बाद में लिखेंगे बुक, और बुक के बाद यहाँ कहा जा रहा है शाम तक, तो शाम तक के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय इवनिंग। बाय इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि शाम तक की बात की जा रही है, जो डेफिनेट कंडीशन नहीं है, मतलब शाम तक कर लेना। कई बार आप लोग टिल लगाते हैं तो टिल भी लग सकता है, बट यहाँ पर कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि एग्जैक्ट टाइम तक नहीं पढ़ चुका होगा। तो एग्जैक्ट टाइम जब भी होता है तो हम लोग टिल या फिर आर्ट लगाते हैं, बट अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं होता तो बाय लिख कर यूज़ करते हैं। बाय का मतलब यह हो जाता है कि शाम के आसपास, यानी उसके पहले भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है। तो बाय इस सेंस को यहाँ पे लगाता है, ये टाइम के साथ हम लोग बाय भी लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बाय इवनिंग लिख देंगे सेंटेंस को। द नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस को जोड़ दिया गया है, दो वाक्य हो गए, तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुका होगा। तो जब कभी भी दो सेंटेंस जोड़ा जाता है, बहुत अच्छे समझ लीजिए कि जब कभी भी दो सेंटेंस जोड़ा जाता है तो इसमें जो काम पहले होने वाला है, कंडीशन, जो काम चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपकी ये काम पहले हो चुका होगा, भाई आने का काम होगा बाद में और वो पहले घर निकल चुका होगा, तो ये काम पहले हुआ है। तो जो काम पहले हुआ है उसे फ्यूचर के इंडेफिनिट में लिखते हैं। उसके बाद पहले शब्द के लिए बिफोर यूज़ किया जाएगा, और बिफोर के बाद वाला जो भी सेंटेंस लिखेंगे हम लोग उसे प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखेंगे। ध्यान देना है कि पहला सेंटेंस फ्यूचर, दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट। इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर प्रोसेस है वह घर जा चुकेगा, तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में ही, उसके बाद विल हैव गॉन होम, ही विल हैव गॉन होम,
और बिफोर के बाद तुम्हारे आने से पहले, तो बिफोर यू केम, तो बिफोर यू कम लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म में, लास्ट में इंडेफिनिट बनाना है हमें, तो यू के बाद हम लिखेंगे बिफोर यू कम, COME। तो इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं 7 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुका हूँगा। तो 7 बजे तक की बात की जा रही है, यहाँ पर भी टाइम दे दिया है और स्कूल पहुँचने की कंडीशन बताई जा रही है। तो मैं की अंग्रेज़ी होती आई, फिर उसके बाद आई के साथ लगाते हैं हम लोग शैल, विल नहीं लगेगा, ध्यान देना है, आई शैल, फिर लिखेंगे हैव, आई शैल हैव, और पहुंचने की अंग्रेजी होती है रीच, REACHED, रीच्ड, थर्ड फॉर्म में लिखना है क्योंकि हैव लग रहा है इसलिए। तो आई शैल हैव रीच्ड स्कूल, और स्कूल के बाद बाय 7 o'clock, यानी 7 बजे तक, उसके आसपास, तो दैट मीन्स बाय 7 o'clock लिख देंगे। द नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे ही है, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो तुम्हारे आने से पहले, तो यहाँ पर भी देखिए 2 सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर भी पहले सेंटेंस को हम वो मानेंगे जो काम पहले हुआ है, तो लिखेंगे ही स्टार्टिंग में, यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ रहा है ही, और उसके बाद में ही के साथ विल लगता है तो ही विल, उसके बाद में हैव लिखेंगे तो ही विल हैव लर्नड, याद करने की अंग्रेजी लर्नड, ही विल हैव लर्नड हिज लेसन बाय बिफोर, लास्ट में बिफोर लगना है पहले की अंग्रेजी के लिए, एंड यू उसके बाद कम, तो बिफोर यू कम। इस तरह से सेंटेंसेस को हमें ट्रांसलेट करना है और ये प्रोसेस रहेगा जिससे ये सेंटेंस इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट किए जाएंगे। तो प्रोसेस बहुत ही सरल है, जो भी फार्मूला है, जो भी तरीका है, आप उसी को केवल अप्लाई करते जाएंगे, सेंटेंसेस बहुत आसानी से ट्रांसलेट होते चले जाएंगे। तो आई थिंक कि ये तरीका आपको बेहतर लगा होगा, और इस तरह से सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कीजिए कुछ एक्सरसाइज के थ्रू, कुछ एक्सरसाइज देखकर, तो ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और इन सेंटेंस को आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएँ। तो एक ऐसे ही नए वीडियो, नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।